सेशन है जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं। आज के हमारे सेशन में हमारे पास 3 टोटल टॉपिक होंगे जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी डेफिनेटली आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे और ये स्लाइड्स भी आपको लेटर ऑन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपके ग्रुप में एंड आई एम श्योर कि आप उनको जो है वो देख लेंगे। सो आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, कुछ दिन पहले चंद रोज कबल आपने जो है वो यकीनन आपने करंट अफेयर में ये टॉपिक आपकी नजर से गुजरा होगा, पेगासस स्पाईवेयर के नाम से। पेगासस एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा स्पाईवेयर जो मंजर आम पे तब आता है जब बड़े बड़े लोगों के फोन हैक होना शुरू हो जाते हैं। ये पेगासस स्पाईवेयर होता क्या है, ये क्यों समझना जरूरी है हमें आज जो है, तो हम आज इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पेगासस के बारे में, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। समझने से पहले ये जान लीजिएगा, पेगासस स्पाईवेयर जो है ये करता कुछ यूं है कि पेगासस का लफ्ज जो है वो बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। पेगासस कुछ ऐसा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक ऐसा सफेद घोड़ा होता है जिसका मकसद ये है कि वो दुनिया में आए और आने के बाद तमाम जो बुराइयां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, जो लोगों के जुर्म हैं, जो इर्तिकाब करने वाले हैं, उनको अपने साथ ले जाए। चंद रोज कबल हमें ये सॉफ्टवेयर नजर आता है पेगासस स्पाईवेयर। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? क्या ये ग्रीक की माइथोलॉजी के मुताबिक, मिथ के मुताबिक वाकई दुनिया में आता है और वो उस घोड़े की तरह सारी की सारी चीजों को लेकर चला जाता है? इसके पीछे अंदर की कहानी क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मिथ के अंदर जैसे ये करेक्टर आपको नजर आ रहा है, ऐसा हकीकत में शायद मुमकिन नहीं है। और शायद ऐसा हकीकत में मुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस कंपनी को, इसको बनाने वाले सॉफ्टवेयर को एक इजरायली कंपनी ने बनाया है, जिसका मकसद कुछ यूं है कि इसका मकसद सिर्फ सारे का सारा ये है पेगासस का कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी आपका डाटा है उस तक एक्सेस हासिल किया जा सके। सो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो फेसबुक है, भले ही व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, आपके अपने मैसेजेस हैं, और इवन अगर आपकी कोई बैंकिंग एप्लीकेशन भी है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बड़े इत्मीनान से इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन इसराइली कंपनी का बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर, जिसे पेगासस के नाम से जाना जाता है और जिसने काफी मुल्कों के अंदर तहलका मचाया, और यही वजह है कि आज हम इसे करंट अफेयर के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फोन को भी इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करने की कोशिश की गई, जिसका सारे का सारा इल्जाम इंडिया पे लगाया गया। पेगासस किसी भी एप्लीकेशन से इससे एक्सेप्शन नहीं है, इसे इस्तिस्ना नहीं है, तमाम को हैक कर सकता है। इवन इसकी मनपसंद एप्लीकेशन जो है वो व्हाट्सएप के नाम से जानी जाती है। ये व्हाट्सएप तक भी आसानी से रसाई से हासिल है। पेगासस, मैं दोबारा बता दूं, ये एक ऐसा स्पाईवेयर है जो सारे के सारे डाटा को हैक कर सकता है। सवाल पैदा ये होता है कि ये हमारे फोन में इंस्टॉल कैसे होता है। अगला सवाल ये होता है कि क्या हमारा वीडियो डाटा तक इसको हासिल हो जाता है, व्हाट्सएप की चैट्स तक ये पढ़ सकता है, ये स्पाईवेयर कैमरा को ओपन कर सकता है, न चाहते हुए आपके माइक को ओपन कर सकता है, जब चाहे जहां चाहे, आप कहीं पे भी हो, आपके कैमरे फ्रंट बैक दोनों को कभी भी आपकी परमिशन के बगैर ओपन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये आता कहाँ से है? ये आपकी चैट को भी ऐसे एक्सेस कर सकता है, जैसे अभी आपके सामने ये जो है वो एक चैट है। और मुमकिन है, तो बताता चलूं कि ये ग्रीक मिथ के मुताबिक ये जो घोड़ा है ये भी एक ऐसी मिथ है, और ये इसराइली कंपनी का बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर इसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतना खतरनाक टूल बनाने का मकसद क्या था, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इसको बनाया था, और इस कंपनी का मकसद क्या था बनाने के लिए। इस कंपनी को बनाने वाला है, पेगासस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी को एनएसओ के नाम से जाना जाता है। एनएसओ, ये नाम बेसिकली 3 कंपनी के ओनर्स हैं जिनके नाम एन यहाँ पे निव, NIV, निव नेम जो है उसके पहला एब्रिविएशन जो है एन, वो निव के लिए स्टैंड करता है। आपके चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया। दूसरा जो है एनएसओ, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें शेल्फ के लिए जो है वो दूसरा, और जबकि तीसरा जो है वो उम्र के लिए स्टैंड करता है। सो एनएसओ कंपनी का ये दावा है कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया और बनाने का मकसद था सारे की सारी दुनिया से क्राइम को स्टॉप करना, क्राइम को रोकना मकसद था। सो पेगासस सॉफ्टवेयर का मकसद क्राइम से कम करना, क्राइम को रोकना था।
अगर इतना यूनिक मकसद था, अगर इतना पर्पस इसका यूनिक था, तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात है। हमें एक ऐसी दुनिया मिल सकती है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। फिर इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक इतनी ज़्यादा आवाम के अंदर बेचैनी क्यों पाई जाती है? अगर इसने सारे के सारे इसका मकसद सिर्फ स्टॉप क्राइम है, क्राइम को रोकना है, फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। वेल लेकिन और इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एल एल चैपो नामी एक पर्सन जो है जिसका ताल्लुक मैक्सिको से था, इसको अरेस्ट किया गया। एल चैपो के मुतालिक जो है वो मज़ीद डिटेल्स जान लीजिएगा कि इसको बेसिकली ये इसका निकनेम है। ये एक फॉर्मर ड्रग लॉर्ड है, एक ऐसा पर्सन जो कि मंशियात को, ड्रग्स को एक कंट्री से उठाता था और दूसरी कंट्री में ले जाता था। सो इसको अरेस्ट किया गया था इसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ तक तो कहानी बड़ी अच्छी है, बड़े मज़े से हम लोग जो हैं वो ये जान रहे हैं कि इसका मतलब है कि हमारे पास पेगासस सॉफ्टवेयर तो बड़े काम की चीज़ है। एनएसओ कंपनी ने ये जो हमें सॉफ्टवेयर बना के दिए, इससे तो हम वाक़ईतन क्राइम को रोक सकते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, एल चैपो का अरेस्ट तो चलें हो जाता है और इसको मुंशियात की वाक़ई कमी जो है वो वाक़या हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर पहले अगर मैं आपको माज़ी में लेके चलूँ तो आपको ये एक सऊदीया का सहाफ़ी याद होगा जिसे हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं, जमाल खशोगी के नाम से। जमाल खशोगी कौन था कि इसको क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये कहानी फिर सही, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको जमाल खशोगी को कत्ल करवा दिया, मरवा दिया इस्तांबुल तुर्की के अंदर, आप सभी जानते हैं। ये कहानी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताता चला जाऊँ कि जमाल खशोगी की डेथ के पीछे ये पेगासस ही सॉफ्टवेयर ही शामिल था। हुआ कुछ यूँ था कि सऊदी गवर्नमेंट ने पेगासस सॉफ्टवेयर जो है परचेज़ करने के बाद जमाल खशोगी की वाइफ़ के मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो इसको इंस्टॉल किया। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है? आम तौर पर तो हम व्हाट्सऐप पे हों या कहीं पे भी हों, हमें लिंक भेजा जाता है। जैसे आपके पास अक्सर लिंक्स आ जाते हैं, कहा ये जाता है इस पे क्लिक करें आपको 50 जीबी डाटा दे दिया जाएगा या कहा ये जाता है कि फलाँ कंपनी, फलाँ मशहूर कंपनी जो है वो अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है। लिहाज़ा आप इस पे क्लिक करें, आपको आईफ़ोन भी मिल जाएगा और अगर आप ये 10 लोगों को भेजेंगे 10 लोगों को भेजेंगे तो यकीनन जैसे कहीं बचपन में आपकी किस्मत की लॉटरी खुला करती थी 10 मैसेजेस फॉरवर्ड करने से, तो इसी तरह से आज भी किस्मत खुल जाएगी। इस सॉफ्टवेयर को आपके फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि जिसे आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए और वो आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है। बस आपका मोबाइल फ़ोन नंबर जिसके पास है, वो आपके फ़ोन के ऊपर एक कॉल या एक मैसेज लीव करेगा, भले ही वो आप कॉल पिक भी ना करें, तो फिर भी ये सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। खैर हम बात कर रहे थे जमाल खशोगी के बारे में। जमाल खशोगी का ब्रूटल मर्डर हुआ था, जर्नलिस्ट था। इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया, बल्कि इसको चूप कर दिया गया। वजह ये थी, जमाल खशोगी जो है वो लिखा करता था और बड़ा ओपन लिखा करता था। इसने बहुत कुछ बताया सऊदी गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन जमाल खशोगी की मिसेज़ के फ़ोन में यही सॉफ्टवेयर जिसे पेगासस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, उसको उसको वो हमें मिला। हमने ये देखा कि वो भी वहीं पे शामिल था। आगे बढ़ते हैं। जमाल खशोगी का मर्डर जो है वो एक सिर्फ़ सिंपल सी स्टोरी नहीं थी। जमाल खशोगी के मर्डर को पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया। कहा यह जाता है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर गोया करप्शन स्कैम करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये बड़े-बड़े पर्दों से, बड़े-बड़े राज़ों से पर्दा चाक करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जब ऐसे-ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं वो कत्ल होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर की कहानी कुछ और है, किसी इसके पीछे कुछ और है। ख़ैर काज़ आगे कहानी में बढ़ते हैं तो ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि जमाल खशोगी के कत्ल करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। इसके बाद एक और चीज़, ये हम पेगासस सॉफ्टवेयर की अभी शिद्दत को जान रहे हैं और अभी हम जानेंगे कि किस तरह से इसने पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो असर डाला और क्यों ये ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अगर हम बतौर पाकिस्तानी पीछे हैं, तो हम कहाँ पे हैं? जमाल खशोगी के बाद जेफ बेज़ोस को कौन नहीं जानता? जेफ बेज़ोस बेसिकली अमेज़न एक ऑनलाइन कंपनी है, इससे आप प्रोडक्ट्स जो हैं खरीद सकते हैं। अमेज़न कंपनी के मालिक हैं जेफ बेज़ोस हैं। जेफ बेज़ोस के फ़ोन के अंदर भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया। ये इनसाइडर ने इसको रिपोर्ट किया था, द नेस्टी स्पाईवेयर लाइकली यूज्ड टू हैक जेफ बेज़ोस फ़ोन। तो जेफ बेज़ोस के फ़ोन को मल्टीपल टाइम्स हैक किया गया था
इसी की तरफ से, पैगस सॉफ्टवेयर की तरफ से। और ये करवाने वाले जो है, कहा जाता है कि इसके पीछे सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, इनका हाथ है। पैगस सॉफ्टवेयर जो है इतनी कामयाबी से चल रहा था कि इसकी स्टोरी जो है वो इसको चाक किया गया, इसको बताया गया। फॉरबिडन स्टोरीज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट था फॉरबिडन स्टोरीज का। फॉरबिडन स्टोरीज बेसिकली एक ऐसा कंपनीज का कोलैबोरेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक्निकल सपोर्ट जिसको हासिल है एमनेस्टी इंटरनेशनल से। ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ जो है सारे का सारा काम होता है। इन्होंने फॉरबिडन स्टोरीज ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पैगस सॉफ्टवेयर को रिवील किया। कहा यह जाता है बेसिकली इनके पास 50,000 के करीब वो तमाम की तमाम फहरिस्त आई उन नंबरों की जिन पे या तो पैगस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया था या उसको इंस्टॉल किया जाना था। खैर खतरा तो बाकी था। ये वो कंट्रीज के नाम हैं जहाँ पे पैगस सॉफ्टवेयर ना सिर्फ इंस्टॉल हुआ बल्कि उसने मल्टीपल टाइम लोगों को हिट किया। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पड़ोस में इंडिया जो है वो उसमें 53 टाइम्स, और बाकी ममालिक की जो फहरिस्त है वो आपके सामने है। ये यकीनन आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी। We will answer it. पाकिस्तान ने पैगस सॉफ्टवेयर के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से कॉन्टेक्ट किया। वजह यह थी कि इंडिया ने इसका मल्टीपल टाइम जो है वो इसको यूज किया था, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो फोन था वो भी उसके अंदर भी पैगस सॉफ्टवेयर एक ऐसा नंबर उस लिस्ट में शामिल था जो पहले इमरान खान के पास रह चुका था। तो इमरान खान ने इस पे अच्छा खासा रिएक्शन दिया और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को लिखा। तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। ये पैगस सॉफ्टवेयर इतना मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसे हम इग्नोर कर सकें और जिससे हमारे पॉलिटिकल लाइफ पे या हमारी कंट्रीज की इकोनॉमिक्स पे कोई असर ना पड़े। खैर पाकिस्तान का एहतजाज डॉन ने भी रिपोर्ट किया, और ये बातें को बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, जुलाई के महीने की ये सारी की सारी बातें हैं। डेट आपके सामने है। डॉन ने ये स्टोरी भी रिपोर्ट की थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये जो सारे का सारा डाटा है जिसपे कंट्रीज़ के बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आपस में बहस कर रहे हैं, ये ऐसा सॉफ्टवेयर असल में था क्या? ज़रूरत क्या थी? और क्या ये सच है कि वाक़ईतन वो 50,000 नंबर जो हैं जिनको डाटा लीक हुआ, जिनके ऊपर तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से 17 तंज़ीमों ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, वाइड ने, फॉरबिडन स्टोरीज़ ने और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ने कोलैबोरेशन करके ये यकीनी बनाया, ये देखना चाहा कि हाँ, हमें देखना है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ-कहाँ पे हैक हुआ और क्या-क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसी बात की क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए एक लैब इस्तेमाल हुई जिसे सिटीजन लैब के नाम से जाना जाता है। सिटीजन लैब बेसिकली कनाडा का एक इदारा है जिसका मकसद ये है कि डाटा को जो है, जो भी डाटा इससे हासिल हुआ है उसको वेरीफाई किया जाए, बल्कि क्रॉस वेरीफाई किया जाए। इसने इस डाटा को वेरीफाई किया कि 50,000 नंबर वाक़ईतन जो हैं वो शामिल हैं, वो हैक हुए हैं। उनके ऊपर या तो पैगस को इंस्टॉल किया गया है या किया जाना था। खैर जो भी था, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद हमें 1984 जिनका अंग्रेजी अदब से ताल्लुक है वो जानते होंगे। जॉर्ज ऑरवेल एक बड़ा फेमस मुसन्निफ है। वो लिखता है ऑरवेलियन रेन के बारे में। बेसिकली एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें डिक्टेटरशिप होती है, जिसमें आपका बादशाह हमा वक्त हर चीज पे, हर जगह पे आपको देख रहा होता है। वो ये देखता है आप सोते क्या हैं, आप करते क्या हैं, आप उठते कब हैं, आप जागते कब हैं, आप कहाँ पे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है, आप बात किससे कर रहे हो। अगर ऐसी हुकूमत हो तो उसे ऑरवेलियन रेन कहा जाता है या ऑरवेलियन हुकूमत कहा जाता है। ये सारी की सारी कहानी जॉर्ज ऑरवेल के अंग्रेजी अदब का एक नॉवल है 1984, बड़ा मशहूर है, पढ़ने के काबिल है, ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको समझ आएगी और ढंग से हुकूमतों का पता चल सकेगा। बेसिकली आप ठीक कह रहे हैं। सो ऑरवेलियन रेन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पेगासस सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसा ही है। आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। आप सोते, उठते, बैठते, जागते, आपका कैमरा जब मर्ज़ी एक्टिवेट कर सकता है, आपकी लोकेशन को ले सकता है और उसको भेज सकता है, आपका माइक ओपन कर सकता है। आप कब, कहाँ, क्या कर रहे हैं, इसको कर रहा है। और तो और आपके फ़ोन से जिसको चाहे कॉल मिला भी सकता है और जो चाहे कंट्रोल भी कर सकता है। खैर ये सॉफ्टवेयर जो है, ये इसको अब हमने इतना समझा तो हमें ये समझ में आता है कि शायद इस पैकेज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि क्राइम को रोका जाए। शायद इसका मकसद इसलिए था कि बड़े-बड़े दहशतगर्दों को पकड़ा जाए। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि ऐसा इसका कोई इस्तेमाल नहीं था और ना ही इसका कोई इस्तेमाल ऐसा किया गया। अगर
ऐसा होता तो आपको मैं बताता चलूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं एमेन्युअल मैक्रोन जिनका नाम है, उनके फोन को भी हैक किया गया और मजे की बात है कि उन्होंने अपना फोन 5 दफा चेंज किया। अब सवाल नेक्स्ट ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे फ़ोन पे ये इंस्टॉल्ड है? इस बात को समझने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे फ़ोन पर ये इंस्टॉल्ड है। हम ज़ूम से रिक्वेस्ट करते हैं और रेड कलर में लेते हैं। अगर हमें ये पता चलाना है कि हमारे फ़ोन पर ये इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डाटा पे नज़र रखनी होती है। अगर आपका डाटा जो है वो क्विकली कंज़्यूम हो रहा है, कुछ ऐसी कंज़म्पशन है जो इससे पहले आपकी नहीं थी, तो आपको आपके फ़ोन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो डाटा को कंज़्यूम कर रही है। सेकंड, आप अगर प्ले स्टोर एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास आईफ़ोन है तो आई स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यकीनन जो है वो कैमरा लॉक की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये मुज़क्का ख़ैज़ सी बात है, ये हमारे लिए अपनी प्रोटेक्शन तो हो सकती है क्योंकि पेगासस जो है वो इसे भी शायद ब्रेक कर सकता है, लेकिन इससे सिक्योरिटी ज़रूर मुमकिन है। आपको ये भी जान के हैरत होगी कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो अपने कैमरे के सामने जो है वो एक टेप जो है वो लगा के रखते हैं क्योंकि उन्हें इन तमाम चीज़ों का पहले ही पता है कि मेरा फ़ोन कभी भी कहीं पे भी ऐसा हैक हो सकता है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मार्क का एम हम बड़ा कर देते हैं ताकि मार्क ज़करबर्ग की रूह जो है वो हमसे नाराज़ ना हो। अ, 4th नंबर पे आपकी बैटरी की कंज़प्शन आपको बता सकती है कि आपके फ़ोन के अंदर जो है वो कोई एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल्ड है, आपका यूसेज उससे बढ़ सकता है। ये कुछ और 5वें नंबर पे आप जिससे तहफ़्फ़ुज़ अपना कर सकते हैं, वो कि ये इम्पॉसिबल सी बात है बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मोबाइल नंबर अमूमन बिज़नेसमैन और बड़े-बड़े लोगों को शेयर करना पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद हमें ये समझना है कि पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर जो है वो कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों का डाटा जो है वो हैक किया गया और इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने तकरीबन कम से कम जो है वो इसके पीछे जो है उसने अपने $800 जो हैं वो 800 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो की अमाउंट खर्च की। काफ़ी ख़तीर रकम है और ये इम्पॉसिबल बात है लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना ही महँगा है। जान लीजिए कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको हम खरीदना चाहते हैं, जैसा कि अभी मिस आसिया ने क्वेश्चन किया था, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है आपके लिए खरीदना। भले फिर भी आपने ये सोच ही लिया कि मुझे इसको हासिल करना ही करना है, तो इसकी कीमत कोई हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स में है क्योंकि ये बड़ी-बड़ी ममालिक ही खरीद सकते हैं। आपको मैं इसकी कीमत बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ़ इसको किसी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले तो ये मालियत हमारे पास जो है वो डॉलर में होगी। डॉलर के अंदर जो है आपको अदा करने होंगे $5,00,000। $5,00,000 में आपका मतलूबा नंबर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। यकीनन ये गवर्नमेंट से ही कर सकती हैं और अगर आपको 10 नंबर्स का पैकेज जो है वो लेना है, जिसमें आप 10 नंबर्स को जो है वो हैक करवा सकते हो या चेक करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको अज़ाफ़ी $6,50,000 जो हैं वो देने होंगे और इसको पड़ोसी मुल्क इंडिया ने खरीदा और उसने इसको अच्छे से यूज़ भी किया। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मैं नहीं कह रहा, इसको समझने के लिए दोबारा हम चलते हैं अपनी पुरानी स्क्रीन पर और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो ऐसा क्या है, ये रिपोर्ट्स हमें कहाँ से मिलती हैं। इसको एम्नेस्टी इंटरनेशनल की फॉरबिडन स्टोरीज़ ने जो है वो इसको रिवील किया। यहाँ तक हमें समझने के बाद पता चलता है कि यकीनन जो है वो हम कहीं ऐसे टेन्योर में ही आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं, जिसे हम ऑरवेलियन रेन कहते हैं। ये एक ऐसा रेन है कि जिसमें हर चीज़ को देखा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। हमारा पहला टॉपिक जो है वो पेगासस सॉफ्टवेयर के मुताबिक था, पेगासस के मुताबिक था। इज़राइली कंपनी ने बनाया था, डिटेल्स मैंने बताई हैं, स्लाइड्स भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएँगी। लेकिन इस पेगासस स्कैम ने, पेगासस स्पाईवेयर ने बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी। कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करने से मुराद ये है कि इन्होंने टारगेट किया हंड्रेड ऑफ पीपल को, उनके फ़ोन्स को। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट और कौन-सी हो सकती है? इसराइल का ये साइबर जायंट जो है, इसका आगाज़ 2010 में हुआ था, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया। हमारे इस टॉपिक के मुतालिक अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशंस आप चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, यकीनन आप इस पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो वेलकम हैं। आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं।
पैगल सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका और इससे मिलता जुलता हमारे पास एक और टॉपिक है कि ये इंटरनेट की दुनिया होती क्या। आखिर ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये इंटरनेट से ही तो ऑपरेट करते हैं। सो ये इंटरनेट की दुनिया है क्या। मान लीजिए कि अगर आपको इंटरनेट को समझना है तो इंटरनेट लफ्ज पे गौर करना पड़ेगा। इंटरनेट, नेट, आप नेट किसको कहते हैं? क्या इंटरनेट सिर्फ इसी चीज का नाम है कि मोबाइल है और उसके साथ वो एक डीएसएल से कनेक्टेड हैं और आपके मोबाइल फोन पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल रही हैं। काश ये चीजें इतनी सिंपल होती जितनी कि अभी हमारे सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ चीजें हैं। इंटरनेट है, कनेक्ट हो रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चल रहा है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी आसान दुनिया नहीं है। इंटरनेट को समझने के लिए और इसके अंदर थोड़ी सी तफसील इसलिए भी कि हम अभी आईटी से रिलेटेड ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। टॉपिक को ध्यान से समझेगा, हमारा सफर आसानी से मुश्किल की तरफ मूव करेगा। टॉपिक में आसान बातों से बातें टेक्निकल पे चले जाएंगी और उसमें समझ तभी आएगी जब आपकी तवज्जो इसी तरफ होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है वो वंस अगेन हम ये तमाम चीज़ें जो समझ रहे हैं इन्हें समझते चले जाएंगे। लेट्स वेट एंड सी आगे हमारे पास क्या है। इंटरनेट कहते हैं नेट को, जाल को। दो डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इंटरनेट रेवोल्यूशन में ये हमें नजर आता है कि ये जाल है। बेसिकली इंटरनेट इज रियली अ नेट, एक जाल है। कहते हैं कि पहले ये सोचा जाता था कि इंटरनेट जो है वो दो डिवाइसेस के दरमियान ही सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होता था। हम इनोवेटर की मदद से एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है पहले इंटरनेट क्या था। यहाँ से ये लाइन मैंने शुरू की, ये लाइन यहाँ तक हुई। पहले इंटरनेट इसी चीज का नाम था। लेकिन क्या होता अगर ये इंटरनेट को कहीं यहाँ से कोई लाइन डिस्टर्ब कर देती, तो फिर क्या होता। फिर इसके लिए जिन चीजों को अभी एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, समझ लीजिएगा। ये जो हमारे पास डायरेक्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है। एक ऐसा इंटरनेट है जिसमें हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो डायरेक्टली एस्टैब्लिश हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेट एक वाकईतन जाल है और ये जाल आपके सामने अभी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इंटरनेट के आगे हमारे पास चीजें क्या। ये जाल आपको नजर आ रहा है कि पहले ये लिंक जो है वो इसी तरह से है कि एक ही कनेक्शन आ रहा था। लेकिन अगर ये कनेक्शन किसी तरह से टूट जाता तो इससे पहले हमारे पास कोई और तरीकेकार नहीं था कि जिससे हम इन कनेक्शंस को दोबारा बहाल कर सकते। लेकिन अब आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आपका ये कनेक्शन यहाँ से टूट भी जाता है तो आप यहाँ से होके यहाँ तक जा सकते हैं। तो इंटरनेट जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन से कनेक्ट कर सकें, वो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है। सेंट्रल मरकज को कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट वो इंटरनेट है जिसमें हमारे पास जो है वो कनेक्शन या राब्ता सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज से मुराद हमारे पास वो है जिसमें मल्टीपल कनेक्शंस के सोर्सेज या रास्ते हों। मुझे उम्मीद है कि टेक्निकल चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद समझते हैं। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले फेसबुक ऐप्स का क्लोजर आपको देखने में मिला था। फेसबुक का डाटा सारे का सारा क्लोजर हो गया। फेसबुक की सारी ऐप्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आउटेज का शिकार हो। अगर आपको याद हो तो ये एक ऐसा करंट अफेयर का टॉपिक था जिसमें फेसबुक के क्लोजर की वजह से इतना नुकसान हुआ कि मार्क जकरबर्ग का नाम दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी निकलता चला गया। फेसबुक के इस क्लोजर के पीछे हमें एक क्वेश्चन मिलता है, द वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। क्या ये मुमकिन है कि हम एक ऐसी दुनिया में वापस चले जाएं जहां पे इंटरनेट ना हो? अगर कोई ऐसी दुनिया वाकई एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इंटरनेट ना हो, तो वो दुनिया कैसी होगी? क्या वो दुनिया ऐसी होगी जिसमें हमारे पास हर तरफ वाईफाई पे क्रॉस लगा होगा, या वो दुनिया ऐसी होगी जिसमें एक पर्सन जो है वो बिल्कुल आसमान से जमीन पर गिर जाएगा? जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आपके पास इंटरनेट लम्हा भर के लिए बंद हो जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। ना आप अपने मोबाइल फोन यूज कर सकेंगे, ना आप अपने एटीएम कार्ड यूज कर सकेंगे, ना आपको कोई कंपनी मोबाइल फोन पे रिचार्ज ऑनलाइन कर सकेंगे, ना आप अपना बैलेंस यूज कर सकेंगे, ना ही आप कहीं पे कॉल कर सकेंगे। और तो और खवातीन शॉपिंग भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे डेफिनेटली अगर आप क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स को यूज करते हैं तो वो भी नहीं चल सकेंगे। जरा और गहराई में चले जाइए तो आपको ये जान के हैरत होगी कि आपके जितने भी मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स हैं जो सारे के सारे इंटरनेट और कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, सारी दुनिया हाल्ट हो जाए। शायद वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट को समझने के लिए हमें गहरा मुताला करना पड़े। लेकिन अभी हम समझते हैं कि
जब इंटरनेट का फेसबुक के 4-5 खंडों की क्लोजर हुई तो उससे फ़र्क क्या हुआ? क्या ये कोई सिग्नल है कि कुछ बड़ा होने वाला है? फेसबुक ने पूरी दुनिया में फ्री बेसिक्स नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई। फ्री बेसिक्स होती क्या है? बेसिकली फेसबुक उन तमाम गरीब कंट्रीज़ में, उन गरीब ममालिक में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अगर आप अपनी फेसबुक इस्तेमाल करते हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है फ्री बेसिक्स के नाम से या फ्री मूड के नाम से। उसका मकसद ये होता है कि आपने जिस कंट्री में है, फेसबुक ने उस मुल्क के अंदर कुछ कंपनीज़ के साथ बाकायदा मुआहदा किया होता है। फेसबुक उन्हें पैसे अदा करती है कि हमारे ये वाले फीचर्स आपने अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। सो फेसबुक जो इतना बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी फ्री बेसिक्स को देती है, वो बंद हुई तो क्या नुकसान होगा? आपके ज़हन में अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या फेसबुक की तो इंटरनेट नहीं है? इंटरनेट का क्लोज़र जो है, अगर इंटरनेट का क्लोज़र हुआ तो ये फेसबुक जो है, क्या यही इंटरनेट तो नहीं है? लेकिन आपको ये भी जान के हैरत होगी कि साउथ अफ्रीका के साथ-साथ ऐसे बहुत से ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान के ऐसे बहुत से इलाके शामिल हैं, जिसकी फ्री बेसिक्स यूज़ किया जाता है। फ्री बेसिक्स ही यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वक़्त की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। फ्री बेसिक्स का मकसद आपको विदाउट इमेजेस इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ताकि आप फेसबुक को यूज़ कर सकें। लेकिन हमने बात शुरू की थी सेंट्रलाइज़्ड इंटरनेट से और हमने समझा था कि जब कनेक्शन हमारे पास एक ही तरह से कनेक्ट हो। इंटरनेट बना कहाँ से? ये ज़रूरत कहाँ से पेश आई? इस बात को समझने के लिए और सेंट्रलाइज़्ड इंटरनेट को समझने के लिए हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। 2 कंट्रीज़ के दरमियान कोल्ड वॉर है, सर्द जंग जिसे कहते हैं। ये कोल्ड वॉर क्या होती है और कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट क्या? क्या कोल्ड वॉर जो होती है ये वाक़ईतन खतरनाक होती है? कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने से पहले ये देख लीजिएगा कि 2 ममालिक के दरमियान एक ऐसी जंग जो है जिसमें पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी होती है, सियासी मुखालफत होती है, मिलिट्री टेंशन्स होती हैं और उनके पावर ब्लॉक्स बन जाते हैं। सो अमेरिका और रशिया के अंदर जिसे सोवियत यूनियन तब कहा जाता था 1990 से पहले कुछ ऐसे ही ताल्लुकात थे। अमेरिका और रशिया अपनी-अपनी ज़ोर आज़माई के चक्रों में था, लेकिन होता क्या है, उन्होंने आर्मी को इंटरनेट सबसे पहले 4-5 इदारे ही इस्तेमाल किया करते थे। पहले आपकी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट, आर्मी के ऑफ़िसर्स और चंद एक इदारे ही इस्तेमाल करते थे। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर रशिया की तरफ से मिसाइल्स अटैक किए जाते हैं, जो ऐसे मिसाइल जो हमारी इंटरनेट की सेंट्रलाइज़ेशन को तबाह कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारा इंटरनेट हम तो आर्मी या जिन चंद एक चेता-चेता लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को सेंट्रलाइज़्ड इंटरनेट कहा जाता था कि एक ही जगह पे तमाम मालूमात पड़ी हैं। मान लीजिए इस मिसाल को समझने के लिए आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और दौर है पीटीसीएल का। गाँव के किसी एक घर के अंदर ही पीटीसीएल का कनेक्शन मौजूद है। वहीं पे सभी जाते हैं, फ़ोन सुनते हैं, फ़ोन करते हैं। अगर वही फ़ोन खराब हो जाए तो गाँव का क्या होगा? लेकिन डिसेंट्रलाइज़्ड इंटरनेट या डिसेंट्रलाइज़्ड कनेक्शन से मुराद ये है कि गाँव के हर बंदे के पास या हर दूसरे बंदे के पास पहुँचने का, एक्सेस करने का रास्ता हो कि अगर एक के पास नहीं तो दूसरे से होगा। जिसमें हमारे पास एक ही कनेक्शन है, वो सेंट्रलाइज़ है, मल्टीपल कनेक्शंस को डिसेंट्रलाइज़ कहते हैं। ये स्लाइड शेयर कर दी जाएँगी, इन्हें ज़रूर देखिएगा। सो अमेरिका और रशिया के दरमियान अमेरिका ने ये प्लान किया तो ये जेआरसी लिक लीडर ने एक कॉन्सेप्ट दिया। जेआरसी लिक लीडर का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। बेसिकली इन्होंने गैलेक्टिक नेटवर्क के नाम से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। सादा लफ्ज़ों में बात करेंगे, गैलेक्टिक नेटवर्क होता क्या है? मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं। इन्होंने बेसिकली एप्रानेट इंट्रोड्यूस करवाया। एप्रानेट क्या होता है? जिसके अंदर आप एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें तमाम इदारे, यूनिवर्सिटीज़, बड़े-बड़े इदारे जो पहले अलग-अलग थे, वो तमाम के तमाम हिस्से एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक ही पेज पे आ गए और एक ही समत में मूव करने लगे। गैलेक्टिक नेटवर्क का किरदार जेआरसी लिक लीडर को जाता है और जेआरसी लिक लीडर ने इसको बड़े ही ढंग से इंट्रोड्यूस करवाया। अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी थी कि अब उनको इस चीज़ का खतरा नहीं था कि उनका एक भी सिस्टम तबाह हो जाएगा तो अब वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। गोया जेआरसी लिक लीडर ने चीज़ें चेंज कर दी। लेकिन कहानी में असल तो ट्विस्ट तब आता है जब हमारे पास ये 2 नाम आते हैं। पहला नाम हमारे पास विंटन है और दूसरा जो है हमारे पास रॉबर्ट है। विंटन और रॉबर्ट की असल में कंट्रीब्यूशन ये थी कि इससे पहले जब जेआरसी लिक लीडर ने ये तो इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप जो हैं किस तरह से मूव करेंगे। अच्छा, अगर हमारा दौरान सेशन जो है वो कनेक्शन कहीं पे ख़त्म हो जाता है, मीटिंग ख़त्म हो जाती है,
उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे और वहीं से हम बात को शुरू करेंगे, ठीक है। पहले ये था, JRC लीग लीडर ने ये तो बता दिया कि ये पहले एक सिस्टम था, उसने मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में जोड़ तो दिया, लेकिन अब मसला एक जो है वो यहाँ पे ये आना शुरू हो गया था कि इस कंप्यूटर को जो हमारे पास अभी शेडेड एरिया में आपके पास आ रहा है, अगर ये हमारे पास एक इंटरनेट है, ये एक इंटरनेट जो है वो दूसरे की जुबान नहीं समझ सकता था, दूसरा इंटरनेट जो है वो तीसरे की जुबान नहीं समझ सकता था। लाजमी था कि अब कोई ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जाती जो कि सभी एक दूसरे की समझ सकते हैं। जब हमने एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान बनाया तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इस एक नेम आता है जिसे हम टिम बर्नर्स ली के नाम से जानते हैं। टिम बर्नर लीज के नाम से जानने से पहले ये याद कर लीजिएगा कि टिम बर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम बर्नर्स ली ने बेसिकली वो लैंग्वेज दी थी कि जिसकी वजह से चीजें आपस में, खैर लैंग्वेज पे तो काम तो इन्होंने इससे पहले जो है विंटन एंड रॉबर्ट ने भी कर लिया, लेकिन टिम बर्नर्स ली का सबसे मेजर रोल जो था वो वर्ल्ड वाइड वेब पे था। अब हमारे लिए सवाल ये पैदा हो जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसे हम WW कहते हैं। मान लीजिए कि आपने फेसबुक के ऊपर लॉग इन करना है, आपके लिए सिर्फ सिंपल सा URL उसका www.facebook.com होगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको किसी भी डायरेक्ट लोकेशन पर पहुंचना है या किसी भी URL को डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो वो आप इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ये www वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से होता है। वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमारे पास ये जो पर्सन है, इनकी कंट्रीब्यूशन तो हमने देख ही ली, लेकिन टीम बर्नर्स ने ये अवामुन नास को ये कंट्रीब्यूशन दे तो दी, लेकिन वो इससे कुछ खास से सेटिस्फाइड नहीं थे। वजह ये थी कि इन्हें लगता था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इन्होंने अपना ही एक मोनोपोली कायम की हुई है। एक एक अपना ही मोनोपोली है फेसबुक गूगल। सिर्फ आज भी इंटरनेट की दुनिया से फेसबुक और गूगल को निकाल दें तो आपके पास बचता क्या है? आप देख लीजिए, जीमेल, ड्राइव, ईच एंड एवरीथिंग फेसबुक ने ही ऑन किया हुआ है, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम। तो टीम बर्नर्स इससे कुछ हैप्पी नहीं थे। वो ये चाहते थे कि लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे उनका डाटा कोई ना पड़े। अभी आपका डाटा फेसबुक के पास है, गूगल के पास है। सो टीम बर्नर्स हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें डाटा आपका आपकी कंपनी के पास जो आपको मालूमात प्रोवाइड करती हैं होता है, उन्हें हम कहते हैं वेब 2.0। लेकिन टीम बर्नर चाहते हैं मैं एक ऐसे वेब को बनाऊं जिसके अंदर हमारे पास वेब 3.0 हो, जिसमें आपका डाटा सिर्फ आप तक महफूज हो। शायद वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हमें वेब 2.0 और 3.0 के मुतालिक मजीद तफसीलात और डिटेल्स जो हैं वो यकीनन इसी आज की स्लाइड्स के अंदर ही मिल जाएंगी, इन्हें देख लीजिएगा। टीम बर्नर्स ने जो अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहिए, उस एप्लीकेशन का नाम सॉलिड ऐप है। ये एप्लीकेशन का काम बड़ा अहम है, आपके डाटा को आपसे पिक करता है, लेकिन ये किसी भी कंपनी को दरमियान में देता नहीं। आप मान लीजिए कि आपने आज कहीं पे किसी भी वेबसाइट पर फेसबुक के ऊपर जो है वो आप चले गए, वहां पे जाने के बाद आपने क्या किया, आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने जो कुछ भी सर्च किया फेसबुक ने वो क्या किया कि वो आपका डाटा जो है वो वहां से उन्होंने ले लिया, और डाटा लेने के बाद जो है वो अब आपको उसके रेलिवेंट एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। टीम बर्नर्स को लगता है कि ये गलत है, आप किसी का डाटा इस तरह से नहीं ले सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं और सॉलिड ऐप वो बना रहे हैं, और ये वेब वर्जन 2.0 और 3.0 के दरमियान अब जंग है। अगर तो टीम बर्नर्स एक ऐसी एप्लीकेशन बना देते हैं तो वो यकीनन फेसबुक और दूसरी एप्लीकेशंस को आउट कर देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा बनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो यकीनन दुनिया किसी और समत में चली जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के सेशन में यही, लेकिन याद रखिएगा डिटेल्स आपको तभी समझ में आएंगी, तभी पता चलेंगी जब आप इन चीज़ों को तफसीलात देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन जो हैं वो वेलकम है, आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। आपके क्वेश्चंस अगर हैं, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि आज के सेशन की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन है जहाँ से आपको लिंक मिला उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है, फील हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, इन्हें पढ़िएगा। इनके अंदर जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा,
اور ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی موبائل فون کی سیکیورٹیز کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ سیکیورٹیز کتنی امپورٹنٹ ہیں، اگر کنٹریز کے بڑے بڑے لیڈر نہیں محفوظ رہ سکتے تو آپ کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اور کرنے کی ضرورت ہے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کل فیصل صاحب ہیں ایوری ڈے سائنس اور بیسک میتھمیٹکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.